क्या आपने कभी किसी लोहे में इतना जंग लगा हुआ देखा है कि वो लकड़ी की तरह दिखने लगे? और क्या आपको पता है कि टिकटॉक, पबजी, ये सब एप्स जो बैन होते हैं और जो इतने एप्स बैन हो रहे हैं वो क्यों होते हैं एग्जैक्टली? मतलब बहुत सारे ऐप चाइनीज होते हैं वो तो ठीक है, पर एग्जैक्ट एकदम साफ रीजन क्या है बैन होने का? नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 18, रेडिट में पोस्ट इस इमेज को देखो। ये समुद्र के किनारे का एक जो प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है उसका इमेज है, एक जो घेरा बना रहता है। और क्या है कि समुद्र के लहरों में जो नमक होता है, सी सॉल्ट, उससे उस सी सॉल्ट से ये बहुत रस्टेड हो गया, इसमें जंग लग गया है। और इस लोहे पे इतना जंग है, आप देख सकते हो कि ये ऐसा लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है। दैट्स रियली अमेजिंग। ये असल में रस्ट यानी जंग का परत है, ये असल में लोहे का है। फैक्ट नंबर 17, एक टाइप का उल्लू होता है, आउल, एक बहुत ही यूनिक टाइप का आउल जो कि बाकी नॉर्मल उल्लुओं से अलग होता है। इसे कहते हैं ब्लैक बार्न आउल। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसका जो डिजाइन होता है ये बिल्कुल अमेजिंग होता है, आप इसे देख सकते हो, रेयर ब्लैक बार्न आउल। फैक्ट नंबर 16, जापान का जो ट्रेन सिस्टम होता है ना, उसमें एक बहुत ही यूनिक सा फीचर होता है कि जापान के ट्रेन में ना सेस्मोमीटर्स लगे रहते हैं। सेस्मोमीटर्स क्या है कि वो एक ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक के यानी भूकंप के आने के पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ सेकंड्स, 1 मिनट पहले ही। तो क्या होता है कि वहाँ के ट्रेन में ये लगे रहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि जब भी भूकंप आता है तब जो ट्रेन चलता है पटरी पे, उसका डीरेल होने यानी ट्रेन पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू शेकिंग ऑफ द लैंड। तो मार्च 11, 2011 को एक जापान के ट्रेन के उसी सेस्मोमीटर ने 8.9 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आने के 12 सेकंड पहले सेंस कर लिया और उस सेस्मोमीटर डिवाइस ने 33 ट्रेन को सिग्नल भेज दिया। 33 ट्रेन चल रही थी जापान में, सबको सिग्नल भेज दिया कि रुक जाओ, अब भूकंप आने वाला है। और इसी के चलते उस दिन सारे ट्रेन बच गए, बस एक डीरेल हो गया। अगर सेस्मोमीटर नहीं बताता तब बहुत सारे ट्रेन डीरेल हो जाते हैं। ट्रेन में सफर करते वक्त अगर भूकंप आ जाए ना, इससे बड़ा नाइटमेयर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो डीरेल हो जाएगा। डर लगता है सारा। फैक्ट नंबर 15, हार्वर्ड की एक स्टडी ने फाइंड किया कि किसी भी कंपनी में अगर बहुत ही इंटेलिजेंट चालाक वर्कर्स होंगे बहुत सारे जो कि एक दूसरे से जलन करते हैं बट फिर भी कंपनी में अपने आप को टॉप करने में लगे हुए, ऐसा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन वो लोग क्या है कि उतने मतलब कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक टाइप के है लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है। और दूसरी तरफ दूसरे कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग है, कम बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग है, लेकिन क्या है कि उनके बीच में जो एक कोऑपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लेस प्रोडक्टिव लेकिन ज्यादा कोऑपरेटिव। तो दोनों में से कंपेयर करें ना, तो कंपनी के फ्यूचर की बात करें, बिजनेस की फ्यूचर की बात करें, तो जो कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं बट उनके आपस में कोऑपरेशन ज्यादा है, ये कैटेगरी, ये जो बिजनेस है ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा ग्रो करेगा और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ये एक हार्वर्ड स्टडी में पता चला था, आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, एक पर्शियन किंग थे आगा मोहम्मद खान, और क्या हुआ कि इनके 2 नौकर थे, ठीक है, और 2 नौकर से इनकी कुछ बहसबाजी हो गई और उनके जो 2 नौकर थे वो इनसे, किंग से ऊंची आवाज में बात कर दिए। तो ऊंची आवाज में बात करने के बाद अब क्या, आप तो किंग को चढ़ा गुस्सा। इसके बाद उन्होंने दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस दिन इस्लाम का कोई होली डे था, कोई बहुत ही महत्व वाला दिन था, मतलब धार्मिक दिन, इसलिए उन दोनों का जो मारने का, जो फांसी का जो डेट था वो एक दिन पोस्टपोन हो गया, ठीक है, कि तुम दोनों को कल मारा जाएगा, आज भर जी लो। तो क्या हुआ कि ये हो गया, और ये बोलने के बाद फिर क्या हुआ पता है, वो लोग चुपके रात के समय उस किंग के रूम में गए जिसमें वो सो रहा था और उसको मार डाला। ये एक सच की कहानी है और ये जो किंग आगा मोहम्मद खान है ये सच में एग्जिस्ट करते थे, एक पर्शियन किंग। ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब रियल स्टोरी है। यही रीजन है कि कंपनी जब किसी अपने एम्प्लॉय को फायर करती है ना, तो बोल के फायर नहीं करती कि तुम्हें कल कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा ना तो वो क्या करेगा, कंपनी को बैक फायर करेगा, कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा या ऐसा कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एक सरप्राइज मीटिंग देती है और झट से बोल देती है निकलो यहाँ से। फैक्ट नंबर 13, एक इंसान को 10 साल तक सजा काटना पड़ा एक ऐसे क्राइम के लिए जो किया नहीं था, फॉल्स इम्प्रिजन। तो क्या हुआ कि वो जेल में 10 के 10 साल लॉ का पढ़ाई किया, ठीक है, और लॉ को जान के अपने इनोसेंस को प्रूव किया और बाहर निकलने के बाद एक लॉयर बना और अब वो उन लोगों की मदद करता है जो कि फॉल्सली कन्विक्टेड है, जो कि बिना किसी रीजन के ही जेल में। यही है वो इंसान। फैक्ट नंबर 12,
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। न्यू जर्सी का एक मैन, ठीक है, $5 यानी करीब 350 रुपए का ऑरेंज जूस खरीदा एक शॉप से, ठीक है, और उसको घर लेके गया। जब वो घर में गया उस ऑरेंज जूस के बॉटल को लेके, तब उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। उसकी वाइफ ने कहा कि इसे रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने इसी बॉटल को कहीं पे 170 रुपए में देखा है, तो वहां से मैं ले लूंगी, इसे रिटर्न कर दो। और उस ऑरेंज जूस के बॉटल को रिटर्न कर दिया, उसे $5 मिला और उस दुकान पे गया जो कि उसकी वाइफ ने बताया था, जहाँ पे ये ऑरेंज जूस बॉटल 170 रुपए में मिल रहा था। तो वहां से खरीदने के बाद उस $5 में से $2.5 खर्चा और बाकी का 180 रुपए जो बचा उससे वो 2 लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है, ऐसे अपना लक आजमाने के लिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस 2 लॉटरी टिकट से उसने $315 मिलियन जीता। That's an amazing story. $315 मिलियन मतलब करीब 1800 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1800 करोड़, 1800 करोड़ रुपए सिर्फ 180 रुपए के लॉटरी के टिकट से। ऐसी स्टोरीज जो होती है ना, बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ये जो है, इन्हें आप दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक मान सकते हो। फैक्ट नंबर 11, जॉर्जिया की एक टीचर जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी $400 का, ठीक है, इंश्योरेंस खरीदी थी, मतलब करीब 30,000 का इंश्योरेंस, बट उसे कंपनी ने 7 लाख रुपए दिया। क्योंकि देखो, कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर इंश्योरेंस लेते हो या फिर सिंपल काम जैसे अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, शुरू में एक पेज आ जाता है, ठीक है, उसमें बोलता है कि प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन की, हाँ, जो लीगल जो कानूनी डॉक्यूमेंट सब होते हैं। तो क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता था कि डॉक्यूमेंट को तो कोई पढ़ता है नहीं, तो पेज नंबर 7 पे उस इंश्योरेंस कंपनी ने ये मेंशन किया था कि अगर आप यहाँ तक पढ़े हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अगर यहाँ तक पढ़े हो इस पेज को, तो इस पेज से इस कोड को हमें ईमेल करो और आपको इतना इनाम मिलेगा। मतलब इतने लोगों में से ये फर्स्ट थी जो कि इतना पेज पढ़ी थी। अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब आप सिंपल अगर बैंक में अकाउंट भी खोलने जाओ ना, तो आपको एक बड़ा सा पेज मिलता है, इसमें आप फॉर्म भरते हो और पीछे में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। उसे कोई पढ़ता ही नहीं है, बट पढ़ना जरूरी है ताकि आप कानून को समझ पाओ कि कब क्या होता है एग्जैक्टली। और इसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ये लोग कंपनीज करते हैं, ताकि हर कोई पढ़े कि कहीं पे प्राइस निकल जाए, क्योंकि कंपनी को पता है कि उतना कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा उसमें से कोई लकी हो सकता है। ऐसा होता है अक्सर। बट कौन कंपनी करती है? जो कंपनी बहुत ज्यादा अमीर होगी वही ऐसा करती है। नॉर्मल कंपनीज को तो मैंने नहीं देखा ऐसा करते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। आप तो जानते ही होंगे कि मैं एक साइंस एंथुसियास्ट किड से इंडिया का सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट चैनल का ओनर बना। वैसे लाइफ में हर कुछ हासिल करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ये बात तो आप मानते ही होंगे। इसके साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। सक्सेस की लाइन स्ट्रेट नहीं होती, वो एक ग्राफ की तरह होती है, जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, बिल्कुल एक ट्रेडिंग ग्राफ की तरह। ट्रेडिंग की बात आ ही गई है तो मैं आपको बाइनोमो के बारे में बताना चाहूंगा। बाइनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर देता है। अगर आप ट्रेडिंग में एक कंप्लीट बिगिनर है तब भी आपको इस प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइनोमो में बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज भी मौजूद है और इसमें आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है और आप मिनिमम सिर्फ $5 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको बाइनोमो के अंदर ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया तो लॉस भी होगा। इसलिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आपको वाइजली यूज करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे बाइनोमो आपको वार्न भी करेगा और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को आप इजिली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइनोमो ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप binomo.com पर जाके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। फैक्ट नंबर 10, निंटेंडो कंपनी जब रेवेन्यू में गिर रही थी तब क्या हुआ कि उसके जो सीईओ थे, उसके कंपनी के मालिक, वो अपने सैलरी का हाफ कर दिए 5 महीने के लिए, रादर देन अपने वर्कर्स को इसके जिम्मेदार ठहराने को। मतलब जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है, सबसे सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है कि अगर उसका जो ओनर है, मालिक, वो हर छोटी बात के लिए अपने वर्कर्स को ब्लेम ना करे और जब लॉस हो रहा हो उस टाइम अपने वर्कर्स को सही पे करे, उनको डाउन नहीं करे बट अपना ही सैक्रिफाइस कर दे। ऐसा अगर कोई ओनर है तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत आगे बढ़ता है। और निंटेंडो ही नहीं, जापानीज कंपनी में ऐसा होना बहुत मतलब कॉमन है। सोनी के जो ओनर्स थे और जो बड़े बड़े हाई रैंक पे थे वो लोग भी यही किए थे। Means these corporations slash pays from the top instead of from the bottom. फैक्ट नंबर 9, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जब
इनका देहांत हुआ तब इनकी जो अस्थियां हैं, जो इनकी एशेस थी, उसे ना आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन इनके ग्रेव्स के बीच में रखा गया। क्या आपको पता है रियली में एक ग्रेव एरिया है जिसका नाम है साइंटिस्ट कॉर्नर। वहाँ पे आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन इन दोनों का कब्र है और इन दोनों के बीच में स्टीफन हॉकिंग के एशेस को रखा गया है। और एज अ फाइनल ट्रिब्यूट यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो स्टीफन हॉकिंग के रिकॉर्डिंग को, वॉइस रिकॉर्डिंग को नियरेस्ट ब्लैक होल के तरफ बीम की है। ये सुनते ही ना गूज़बम्स आने लगता है। स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी और एक फैक्ट है कि एक बहुत ही फनी र्यूमर, एक अफवाह बहुत फैली हुई थी कि स्टीफन हॉकिंग ना जिस इंसान को पसंद नहीं करते थे उनके पैर के ऊपर से अपना जो ये चेयर का चक्का है वो चढ़ा के चल जाते थे। ये जब स्टीफन हॉकिंग ने सुना इसके बारे में तो वो बहुत हंसे और उसके बाद उन्होंने सीरियसली कहा ये एक बहुत ही खराब र्यूमर है मेरे बारे में, मैं ऐसा नहीं करता, और जो मेरे बारे में ऐसा बोलेगा कि मैं ऐसा करता हूँ उसके पैर के ऊपर तो मैं ये जरूर चढ़ा के चल जाऊंगा। फैक्ट नंबर 8, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जो मूवी थी उसमें क्या है कि एक फिल्म के एक सीन को जो शूटिंग करने का परमिशन था ना रोड पे, वो उस फिल्म के डायरेक्टर को नहीं मिला। तो क्या हुआ कि फिर भी उसके डायरेक्टर ने उस सीन को वहीं पे शूट किया और बाद में पुलिस आई। तो क्या हुआ कि शूट करने के बाद उन्होंने एक इंसान को हायर किया और हायर करने के बाद उस इंसान ने पुलिस को ये बताया कि मैं हूँ डायरेक्टर, और वो एक रात जेल में बिताया। मतलब इस काम के लिए भी एक इंसान को हायर किया गया और वो डायरेक्टर और उसकी टीम मस्त शूट करके अपना एडिट कर रही है। फैक्ट नंबर 7, टाइटैनिक जो ये मूवी थी ये फर्स्ट मूवी थी जिसमें जो दो एक्टर थे, ये दोनों मतलब यंग और ओल्ड, ये दोनों को ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था फॉर पोर्ट्रेइंग द सेम कैरेक्टर। मीन्स टाइटैनिक वाज द फर्स्ट फिल्म टू हैव टू पीपल नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर फॉर पोर्ट्रेइंग द सेम कैरेक्टर। फैक्ट नंबर 6, पॉलिश एनवायरमेंटल चैरिटी जो थी वो क्या की थी कि एक जो ये बर्ड्स जो नहीं माइग्रेट करते हैं, साल के अलग अलग टाइम दूसरे जगह पर जाके रहते हैं, इनके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर और एक सिम लगा दी थी ताकि इनका जो माइग्रेशन का जो पैटर्न होता है और उनके दिमाग को समझ सके कि ये कब कहाँ जाते हैं। तो क्या हुआ कि उस बर्ड का वो लोग ट्रैकिंग खो दिए, ठीक है, और बाद में वो जो सिम लगाए थे और सिम का जो ओनर था उसको $2700 यानी करीब 1,80,000 का बिल आ गया। इसका मतलब ये कि वो बर्ड गलती से अपने जहाँ पे सिम को फिट किया गया था वहां से गिर गया होगा, किसी इंसान ने अपने मोबाइल में सिम को लगाया होगा और मस्त बात किया था। पता चला कि उस सिम से इतना कॉल किया गया है कि 1,80,000 का बिल आ गया। क्योंकि पोलैंड और ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर सिम जो यूज करते हैं लोग वो पोस्ट पेड होता है, मतलब पहले बात कर लो फिर बिल पे करो। ऐसा इंडिया में भी ऑफ कोर्स होता है बट वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इतना का बिल आ गया। फैक्ट नंबर 5, इस्तांबुल में लोग जो है ना वो बिल्लियों के लिए ऐसे छोटे छोटे शेल्टर्स बनाते हैं स्ट्रे कैट्स के लिए, और बहुत सारे कैट्स इस सर्विस का फायदा भी उठाती है। वहाँ के लोगों के सबसे यूनिक हैबिट्स में से एक है ये कैट्स के लिए शेल्टर बनाना। फैक्ट नंबर 4, टर्की में साइंटिस्ट जो हैं वो एक दिन एक जगह पर अंडरग्राउंड में कुछ महसूस किया अपने डिवाइस से। उन्होंने जाके देखा तो एक पूरा का पूरा सिटी था, एक नॉर्मल शहर नहीं बल्कि जमीन के अंदर मौजूद एक शहर, एक एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी। और इस सिटी का नाम रखा गया, इस शहर का नाम रखा गया डेरिन क्यूयो, और ये 60 मीटर अंदर तक है। और पता चला कि इस शहर में पहले के जमाने में 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। आप इसका हाई क्वालिटी रिक्रिएटेड मैप को देख लो, जमीन के अंदर ऐसा कुछ ये शहर बना हुआ था और हर एक जगह को आप एक एक बस स्टॉप की तरह मान सकते हो। पूरा ट्रैवलिंग सिस्टम से लेके होम सब थे इस शहर में। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है ना कि मूवीज का रेटिंग IMDb पे होता है। IMDb मतलब इंटरनेट मूवी डेटाबेस, और इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है द गॉडफादर। इसका जो स्क्रीन प्ले था उसे मारियो पुजो ने किया था, और मेन बात है कि ये इसके पहले कभी कोई स्क्रीन प्ले नहीं बनाए थे, और गॉडफादर पहला मूवी था जिसमें ये स्क्रीन प्ले को लिखे थे, और पहले बार में ही ये इतना अच्छा स्क्रीन प्ले किए, मूवी इतनी अच्छी बनी, ऐसी डायरेक्ट हुई कि इन्हें 2 ऑस्कर मिला, ठीक है। और ऑस्कर जीतने के बाद भी इनको लगा कि मेरे को कोई किताब खरीद लेना चाहिए ताकि मेरे को मूवी बनाने के बारे में, स्क्रीन प्ले, डिजाइन ये सब पता चले, ठीक है। वो बहुत ही
ही हम्बल थे। तो क्या है कि वो एक किताब खरीदे स्क्रीन राइटिंग के ऊपर, मतलब मूवी बनाने के ऊपर, और उस मूवी के पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ था कि अगर आपको जानना है कि मूवी का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन कैसे करना चाहिए, तब आप गॉड फादर मूवी को जरूर देखिएगा। ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 2, लॉर्ड ऑफ वॉर जो मूवी था, इसमें उन्होंने जो गन्स यूज किया है वो एक्चुअली में रियल गन्स है। ये 3000 रियल गन्स को खरीदे थे फिल्मिंग के लिए, क्योंकि मूवी बनाने वालों को ये लगा कि 3000 फेक गन को खरीदने से अच्छा 3000 रियल गन्स को खरीद के उसे बाद में ये लोग रीसेल करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए जो लॉर्ड ऑफ वॉर में जो आप गन्स देखते हो वो बिल्कुल रियल है। और वो 50 असल टैंक्स को भी रेंट पे लिए थे, और वो सारे टैंक्स बिल्कुल रियल थे। और टैंक को एक साथ रखने के पहले वो सेट जब बन रहा था ओपन ग्राउंड में, उसके पहले वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी कर दिए थे वो लोग कि यहाँ पे मूवी का शूटिंग हो रहा है। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते ना, तो अगर अथॉरिटीज सैटेलाइट इमेज से देखती कि इतने टैंक्स रखे हुए हैं, तो उनको लगेगा कि कोई जंग छिड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी कर दिया था ताकि रियल वॉर के बारे में नहीं सोचे। मूवीज में बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं घटनाएं, इसमें आपको लगता होगा कि मतलब फेक यूज हो रहा है, बट वो रियल यूज होता है। ज्यादातर मूवीज में फेक प्रॉप्स यूज होता है, ठीक है, फेक गन्स यूज होते हैं, इफेक्ट डाला जाता है उसमें, बट कई में रियल भी यूज होते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऐप बैन का सबसे नंबर 1 रीजन है प्राइवेसी। आपके मोबाइल में जो भी डेटा है ये कोई और कंपनी ले, इसे हम इंडियंस उतना नहीं मानते, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा डेटा लेके क्या कर लेगा, ठीक है, मेरा, और ये डेटा जो बोलते हैं मेरा डेटा लेगा, ये डेटा एग्जैक्टली है क्या? डेटा मतलब आपका हैबिट। आप अगर मान लो, आप देखना कि आप अगर अमेज़न में या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट में कुछ भी शॉपिंग करोगे, तो आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो आपको उसी का ऐड दिखता है। अगर आप सन ग्लासेस देख रहे हो तो आपको हर जगह सन ग्लासेस का ही ऐड दिखेगा। इसका मतलब एक मशीन आपको जानने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपका इंटरेस्ट को वो जान ले तो वो आपको बहुत कुछ करा सकता है ना। ये चीज है, ये प्राइवेसी, और प्राइवेसी बहुत वैल्यूएबल है। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है वो है डेटा। और कंपनीज अगर आपके कंसेंट से डेटा ले रही है वो तो ठीक है, बट जो चाइनीज एप्स होते हैं ना, ये वेल नोन है उस चीज के लिए जो कि अच्छी बात नहीं है मॉरली। मतलब आपके बिना कंसेंट के आपका डेटा लेना, आपसे बिना पूछे डेटा लेना। और वही सब जो फेमस एप्स है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड ऐप है, जैसे हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब भी ऐप ही है, बट ये लोग का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और ये बिना कंसेंट के डेटा नहीं लेती है। सब आपके कंट्रोल में होता है कि आप क्या डेटा भेजना चाहते हो। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उन एप्स को रिकॉग्नाइज करती है जो कि ये काम कर रहे हैं, इलीगली डेटा ले रहे हैं, और उसको बैन कर देती है। आपको पता है कि जो हम लोग बोलते हैं ना मॉरल की, ये गेम मत खेलो, इसमें टाइम वेस्ट होगा, या फिर ये एंटरटेनमेंट वाला ऐप मत चलाओ, इससे भी टाइम वेस्ट होगा, इस बेसिस पे किसी ऐप को बैन नहीं किया जा सकता। मतलब वो तो बच्चे या फिर पेरेंट्स के हाथ में है कि उसका बच्चा क्या यूज कर रहा है, कितना टाइम किसमें दे रहा है, उसके चलते ऐप बैन नहीं होता है। बट लीगल जो रीजन होता है, इलीगली डेटा लेना, ये करना, इसके चलते ऐप बैन होता है। मतलब किसी ग्रुप के पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे ऐप बैन नहीं होता है कि अच्छा नहीं है तो बैन कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक लीगल बेस होता है हर चीज के पीछे। That was the fact. और फ्रेंड्स, बाइनोमो में आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे पर्सनल कोड्स को यूज करके अपने डिपॉजिट्स को डबल भी कर सकते हो। और बकलोल वीडियो के इंस्टाग्राम पोस्ट पे बाइनोमो कंपनी ने एक गिव अवे भी रखा है। प्राइजेस है मैकबुक, आईफोन और आईपैड। उस इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के गिव अवे में पार्ट ले सकते हो और प्राइजेस भी जीत सकते हो। और आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना।